चलिए, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से आपके लिए जो बायोलॉजी का वीडियो सॉल्यूशन रह गया था, उसको लेकर आज की एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन करना बहुत बड़ी बात होती है एक साथ में, है ना। और उसको भी बढ़िया डिटेल से करेंगे, जैसा केमिस्ट्री का किया था। इसमें प्रूफ नहीं लाया हूं, क्योंकि प्रूफ अगर लेके बैठ जाए तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं और बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से इस सॉल्यूशन को करने की कोशिश करेंगे। सपना, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रशंसा, मनीष, हिमांशु, तरुण। बायोलॉजी की बुक नहीं आई अभी तक। अब बायोलॉजी की बुक का देखो, ऑर्डर किए हुए हैं, भेजे हुए हैं, जो तो है ही। आपने एड्रेस शायद चेंज करवाया था, तो उसकी वजह से नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। भेज देंगे। आज कुछ किताबें भेज रहे हैं, मैंने बोल दिया है, तो आज कुछ किताबें आपको मिल जाएगी। चलो, किताबों की बात छोड़िए। आज बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन बहुत शानदार तरीके से करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और एक एक ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। 50 क्वेश्चन आपको, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करवा दिए हैं, विद प्रूफ करवाया है। क्वेश्चन कहां से बना वो सारी चीजें करवाई हैं इस पेपर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी का पोस्टमार्टम होने वाला है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में थे, उससे सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस बात को आप समझ लाना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जितने भी जुड़े हैं, कोई नहीं, चलो देखते हैं ना। अब ये पेपर आपका जो हुआ था 2 तारीख को हुआ था, लेकिन बीच में देखो अब केमिस्ट्री का कोर्स भी है, तो इतनी सारी चीजें मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाती। एक दिन में 50 क्वेश्चन करना, स्कूल जाना और उसके बाद ये करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि आपको जो करवाया जाए वीडियो सॉल्यूशन, वो टाइम पर आपको मिल जाए, तो अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा, है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन कैसा था एक बार आप बताना। मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की थी उस वीडियो के अंदर, और सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर, वो सारी यूनिट्स आपकी कवर करवा दी थी, है ना। अब देखो, यहां आप बात करते हो बायोलॉजी के सॉल्यूशंस के लिए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अब एक बात और ध्यान से सुन लेना। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, तो पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के जस्ट बाद में आज अपन बायो का करने वाले हैं, और आपके सामने पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकांग है, उस कोशिकांग का नाम है एक्स, ठीक है, एक्स नाम है, कि बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं? तो अगर आप बात करते हो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो आपकी जो RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, और इससे आगे जाके आपके लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। जबकि वाई में राइबोसोम नहीं होते हैं। एक आपकी होती है SER। ये किसके दोनों भाग हैं? ये ER के दोनों भाग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग है। इसमें से जो SER होती है, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एक्स कौन सा? ये वाला। और जेड, जेड क्या है? एक अलग कोशिकांग दिया हुआ जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। जेड मिलकर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग। अब ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो आप कहते हो कि हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम पाए जाते हैं वो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक किण्वक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग बनाते हैं कोशिकांग जेड की संरचना। अब बात यही है कि एक जेड कोशिकांग है वो, और उसके साथ में एक कोशिकांग है कौन सा? वाई। वाई मतलब एक तो जेड है ही, और उसके साथ में एक्स है ही। एक एक्स है और उसके साथ में जेड है। अब ये जेड क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब आपको बताना क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि जेड की पहचान करें, तो यहां पर
आर एक्स आपको पता चल गया है क्या है कि आर ई आर है, और जेड क्या है, जेड आपका क्या है, आपका गोल्जी बॉडी होगा। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये जेड होगा वो आपका गोल्जी बॉडी होगा, और गोल्जी बॉडी और जो आपकी आर ई आर होती है, इनके आपस में इनके कुछ भाग होते हैं जो आप क्या करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपका जो जेड होगा वो क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को पहले जब भी पढ़े, क्वेश्चन को जब भी पढ़े तब ये देखना कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, इस बात का पता कर देना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन कौन सा होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि परिपक्व चालनी नलिका तत्व में एक सुस्पष्ट केंद्रक। बिल्कुल, चालनी नलिका और एक आपके साथ में एक आती है आरबीसी और एक आती है ये चालनी नलिका, ये चालनी नलिका। इन दोनों के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब ये दोनों आपकी होती है वो केंद्रक रहित होती है। क्या होती है, केंद्रक रहित होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है, बिल्कुल गलत बात है। और सामान्य कोशिका द्रवी अंगक होते हैं, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है किसके अंदर, चालनी नलिका के अंदर। तो ये कथन गलत है। दूसरा है सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय जिसको कहते हैं माइक्रोबॉडीज, और सूक्ष्मकाय के अंदर आपके दो अंग आते हैं, एक आता है पैरोक्सिसोम और एक आता है ग्लाइओक्सिन। ये दोनों क्या करते हैं, पौधे और जंतुओं दोनों के अंदर होते हैं, पौधे और जंतु दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं। बिल्कुल जैसे पैरोक्सिसोम होता है वो पादपों के अंदर पाया जाता है, और पादपों के अंदर प्रकाशीय श्वसन में भाग लेता है, प्रकाशीय श्वसन की एक इकाई के रूप में काम करता है, प्रकाशीय श्वसन की इकाई के रूप में काम करेगा। तो ये पैरोक्सिसोम पादपों के अंदर होता है। इस पैरोक्सिसोम के अंदर आप लिखते रहना अपने पेपर के अंदर, इस पैरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो पेरोक्साइड उत्पन्न करने वाले एंजाइम भी होते हैं, और पेरोक्साइड का विघटन जैसे कैटालाइज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, पेरोक्साइड का विघटन करते हैं। ये पैरोक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो ग्लाइओक्सिन होते हैं वो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि परिकेंद्रीय अवकाश केंद्र के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य के बीच एक अवरोध बनाता है। बिल्कुल, केंद्रक जो होता है ना, उसके अंदर दो भाग होते हैं। देखो, एक होता है परिकेंद्रीय अवकाश और दूसरा आपका ये होता है कौन सा, परमाणु छिद्र केंद्रक। ये दो भाग होते हैं। फिर ये जो परिकेंद्रीय अवकाश होता है वो केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य के बीच में एक अवरोध बनाता है। बिल्कुल, ये कथन भी क्या है, सही है। और चौथा जो कथन कह रहा है कि परमाणु छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के बीच दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के रूप में मार्ग का कार्य करते हैं, मारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक सटीक आंसर बैठता है कि सही हो जाएगा। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए। इस प्रकार के पेपर के अंदर अभी जो 9 सितंबर को जो पेपर हुआ था आपका, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या, कि एक कथन दिया है कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम आकार वाले फिल्टर से गुजर सकता है। बिल्कुल सही कथन है कि माइकोप्लाज्मा एक कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका होती है, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अब ये 1 माइक्रोन से कम आकार वाले फिल्टर से भी गुजर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर आता है कि माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति वाले जीवाणु होते हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनके अंदर कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं, कोशिका नहीं पाई जाती है। तो ये कथन गलत है, ये कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। अब आपको क्या कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। नहीं, बिल्कुल 1 और 2 दोनों गलत नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ये आंसर आपका बैठ जाएगा कि 1 नंबर का जो कथन है वो सही है, क्योंकि 1 माइक्रोन वाले कम आकार से भी गुजर सकते हैं, लेकिन यहां पर इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, यहां आपका जो राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, बी नंबर का ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कोशिका में साइक्लोस्केलेटन का कार्य नहीं है। साइक्लोस्केलेटन के कार्य हैं वो आपको देखने हैं। पिछली बार संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आया था, साइक्लोस्केलेटन से क्वेश्चन आया था। तो अंतःकोशिकीय परिवहन, कोशिका के आकार और संरचना का रखरखाव ये तो होता है, कोशिकांग का समर्थन ये भी होता है, और कोशिका की गतिशीलता। अब मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा था, लेकिन टाइपिस्ट ने शायद पता नहीं क्यों फॉन्ट चेंज करने की वजह से उसको नहीं लिखा। बाकी मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा था, तो इंग्लिश में होता तो थोड़ा सही रहता। बाकी ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। एक नंबर का जो प्रश्न होता है वो अंतःकोशिकीय परिवहन के अंदर साइक्लोस्केलेटन के अंदर क्या क्या आती है, माइक्रोट्यूब्स और फिलामेंट्स आते हैं। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट बैठता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देखो क्या है। यहां सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और नीचे आपको कूट दिए गए हैं। इन कूटों का प्रयोग करते हुए, कोड दिए हुए हैं, इन कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। पहले आता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER का भाग होता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का जो तीसरा है वो सही बैठ रहा है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का श्रवण प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर देखो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये आपके क्या करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है, ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये भाग लेती है, और डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण जिसको कहते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। तो SER के अंदर लिपिड संश्लेषण का मतलब 3 के बाद में 2 आ जाएगा। उसके बाद में गोल्जी बॉडी के अंदर सिस और ट्रांस फेज पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और आपके ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। उन प्रोटीन पैकेजिंग मतलब प्रोटीन संवेष्टन की प्रक्रिया में भी इनका होता है। तो यहां पर दूसरा होता है लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसको देख लो पहले कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पाचक किण्वक के रूप में काम में करते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 3 2 4 1, क्या ऑप्शन में 3 2 4 1 है कहीं पे? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाता है। चलो आगे देखो, आगे बात कर रही है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहीं थोड़ी सी एरर थी कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए नीचे 4 और उस पर विचार करना है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय कार्यों के लिए उपलब्ध सतह प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय के कार्यों के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र यूकैरियोटिक की तुलना में कम होता है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक की जगह आप यूकैरियोटिक कर देना, प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक होगा, टाइपिंग एरर थी। मतलब पहला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकीय कार्यों के लिए जो उपलब्ध सतह होती है वो यूकैरियोटिक की तुलना में कम होती है। ये कथन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि प्रोकैरियोटिक का कुल जीनोम हमेशा यूकैरियोटिक से बिल्कुल कम होता है। प्रोकैरियोटिक का जो टोटल जीनोम होता है वो यूकैरियोटिक से हमेशा कम होता है। सही बात है ये। तीसरा है कि यूकैरियोटिक के विपरीत प्रोकैरियोटिक में कोई श्वसन संरचना नहीं पाई जाती है। क्यों? यूकैरियोटिक के साथ साथ प्रोकैरियोटिक में भी श्वसन संरचना के लिए जैसे जीवाणु होता है तो उसके अंदर मीजोजोम पाया जाता है, और ये मीजोजोम होता है वो यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। किसके समान? यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करेगा। मतलब ये जो मीजोजोम होती है वो श्वसन के रूप में काम करती है। किसके अंदर? रेस्पिरेशन के रूप में काम करेगी। किसके अंदर?
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के विपरीत प्रोकैरियोटिक में कोई श्वसन संरचना नहीं पाई जाती है। ये कथन गलत है, इसलिए वे यूकैरियोटिक की तुलना में बहुत कम दर से श्वसन करते हैं। ये कथन गलत है। अगला सेंटेंस, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा दोनों सही है। यूकैरियोटिक कोशिका क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक झिल्ली से, यूकैरियोटिक कोशिका क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक झिल्ली से विभिन्न झिल्ली से बंधे हुए अंगों को दर्शाती है। यहां तक तो बिल्कुल सही है, जबकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले एकमात्र झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं। बिल्कुल गलत है कि राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाए चाहे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये राइबोसोम होता है वो एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, वो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। अब डबल मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग होते हैं वो आपको पता है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं वो आपको पता है। झिल्ली रहित वाला एक तो आपकी ये हो जाएगा और एक सेंट्रियोल होता है, वो भी क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा जो कथन है वो गलत है। तो आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लिया कि पहला और दूसरा क्या है? सही है, तीसरा और चौथा गलत है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है। आपका सेल ऑर्गन से ही क्वेश्चन है, दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं तो और एक और जूम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूम करने से क्या जाता है अपना। देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित कीजिए। सूची 1 है उसको सूची 2 के साथ में, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में उसको मिलान करना है। फिर जो सूची 1 के अंदर कोशिका के अंग दिए हुए हैं और उसके फंक्शंस सूची 2 के अंदर दिए हुए हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो आपकी दो भाग आते हैं, एक एसईआर आता है और एक आपने अभी पढ़ा कि आरईआर आता है। ये आरईआर क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और ये आपका जो एसईआर होता है ये लिपिड संश्लेषण करेगा, मतलब जो लिपिड है उसको बनाएगा, लिपिड संश्लेषण करता है। उसके बाद में ये क्या करता है? आपका स्टेरॉइड संश्लेषण करेगा, स्टेरॉइड। उसके अलावा ये क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन है जो उसका, ग्लाइकोजन जो है उसका उपापचय, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहां से क्वेश्चन आया है कि लिपिड का संश्लेषण करेगा, स्टेरॉइड का संश्लेषण करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये करता है। और एक निराविषीकरण जिसको कहते हैं, निराविषीकरण का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, ये 4 कार्य एसईआर के होते हैं। तो यहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एसईआर होती है वो लिपिड संश्लेषण का काम करती है, सही है। फिर आते हैं मुक्त राइबोसोम, इसको छोड़ो, मुक्त राइबोसोम को छोड़ो। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिकीय श्वसन के अंदर भाग लेता है। कोशिका का पावर हाउस भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में एटीपी जो आपकी ऊर्जा की इकाई होती है, एटीपी के निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के अंदर भाग लेता है। तो पहले का कौन सा आ गया था? पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरा छोड़ो, दूसरा छोड़ दिया और तीसरा, तीसरे का कौन सा कर दिया? तीसरे का आपने पहला किया है। और चौथा है संकुचनशील रिक्तिका, परासरण, नियमन और उत्सर्जन के अंदर ये भाग लेती है और मुक्त राइबोसोम 4 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, अगर आपको ऑप्शन के अंदर 3 4 1 2 मिल रहा है तो कर देना, ये 3 4, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2। राइट आंसर जो आपका बैठेगा वो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक बैठता है। आगे बात करूं, आगे अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। 4 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से सही कथन का चयन करेंगे। अंत झिल्लिका तंत्र में प्लाज्मा झिल्ली, देखो अंत झिल्लिका तंत्र के अंदर, इसके अंदर 4 अंग आते हैं, GERL, याद कर लेना GERL। एक आपका आता है गोल्जी बॉडी, कौन आता है? गोल्जी बॉडी। एक आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एक आपकी आती है रिक्तिका, जिसको वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका आती है, और एक आपका लाइसोसोम आता है। ये अंतः झिल्लिका तंत्र के अंदर 4 अंग आते हैं। कौन सा आता है? गोल्जी बॉडी आता है, ईआर आता है, लाइसोसोम आता है और रिक्तिका आती है। अब यहां पर प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया है, मतलब ये कथन क्या है? गलत है। उसके बाद में ईआर तो होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, रिक्तिका होती है। तो ये सेंटेंस टोटली गलत है, क्योंकि यहां पर इसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है। दूसरा है कि ईआर पदार्थों के परिवहन, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन व ग्लाइकोजन संश्लेषण में मदद करता है। बिल्कुल यहां पर देखो, यहां पर ईआर पदार्थों के परिवहन बिल्कुल पदार्थों का परिवहन तो करता है। उसके बाद में प्रोटीन का निर्माण भी करेगा, क्योंकि ईआर के अंदर जो आर होती है वो आपका प्रोटीन बनेगा। लिपोप्रोटीन भी बनता है, लेकिन ग्लाइकोजन का संश्लेषण नहीं करता है। ग्लाइकोजन का संश्लेषण ना करके ग्लाइकोजन का उपापचय करता है। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय करता है। ग्लाइकोजन का संश्लेषण नहीं करेगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा नहीं, ग्लाइकोजन का संश्लेषण करे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का संश्लेषण नहीं, उपापचय करता है। तो ये वाला कथन भी आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? इनकी सतह खुरदरी होती है, और खुरदरी सतह होने का मतलब इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन में एटीपी के निर्माण में मदद करता है। तो ये वाला कथन भी गलत है। तो तीसरा और चौथा क्या है? सही है। तो सही तो पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कि कौन सा कथन सही है? तीसरा और चौथा कथन दोनों क्या है? सही है। आवाज आ रही है ना? एक बार प्रॉपर रूप से बता देना कि आवाज आ रही है। फिर देखो, अगला है कि केंद्र की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? अगर आप केंद्र के अध्ययन की संरचना का अध्ययन करना चाहते हो, तो इसके लिए ये एनसीईआरटी की लाइन है कि केंद्र की संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी संरचना होती है, जो अच्छी अवस्था होती है, वो इंटरफेज में जो कोशिका होती है। इंटरफेज के अंदर अगर कोशिका पहुंची है, तो आप उसमें केंद्र की संरचना का अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा? ए नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपके राइट बैठता है। आवाज वगैरह आ रही है ना? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं का कौन सा समूह है जो कोशिका के भीतर आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण में भूमिका निभाता है? कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर क्या करता है? पदार्थों के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। तो यहां पर आरईआर, लाइसोसोम ये नहीं होता है। रिक्तिका तो परासरण में ऐसा एक होती है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। रिक्तिका नहीं होती है, आरईआर नहीं होती, एसईआर होती है। लेकिन जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, ये आरईआर होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, और ये आपका जो एसईआर होता है वो लिपिड संश्लेषण। और ऊपर जो मैंने अभी बताए थे आपको वो चारों, तो यहां पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये कोशिका के भीतर आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही तरीके से बैठेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। फिर देखो कि अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो आपका सत्य है, सही पूछा है ना, सत्य पूछा है। तो चिकनी अंतर्पृथ्वी जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है। बिल्कुल ये सही बात है कि लिपिड का संश्लेषण करेगी। आपके किसका करेगी? स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है, लिपिड का संश्लेषण करेगी, स्टेरॉइड का संश्लेषण करेगी, और ग्लाइकोजन का उपापचय करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का नियंत्रण केंद्र नहीं कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो आपकी आरईआर होती है उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण या स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है। तो यहां पर ये मैंने लिख दिया है कि स्टेरॉइड के संश्लेषण में मदद करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। पहला, तीसरा और चौथा कहीं आपको दिख रहा हो, ये पहला, तीसरा और चौथा आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा।
स्टेटमेंट नंबर 2, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कोशिकांग है जो अंतर कोशिकीय अवकाश को अवकोशिका और आंतरिक या बाहरी अवकोशिका भागों में विभाजित करता है। इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो अंतराकोशिकीय अंगों को, है ना, जो आपका अंतर कोशिकीय अवकाश है, ये जो अंतर कोशिकीय अवकाश है वो उसको अवकोशिका और आंतरिक या बाहरी अवकोशिका के रूप में विभाजित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो आपकी ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है? अंतर कोशिकीय अवकाश को दो बाहरी भागों के अंदर क्या करता है? बांटने का काम करता है। दो भाग होते हैं, एक ईआर का अंदर वाला भाग होता है और दूसरा भाग, इसके दो भाग होते हैं। मतलब एक तो जो होता है वो ईआर का अंदर का भाग होता है वो, और एक बाहर का भाग होता है जो कहां की ओर होता है? साइटोप्लाज्म की ओर जुड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म की जोड़ जुड़ा रहता है। तो अंतर कोशिकीय अवकाश को दो भागों में, एक अवकोशिका और एक आंतरिक, आंतरिक भाग है तो वो या फिर बाहरी अवकोशिका के अंदर करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा कथन गलत है, उसके ऊपर बात करनी है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिका में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात काफी भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन और जो आपका कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोटीन संश्लेषण अलग अलग होता है और यूकैरियोटिक के अंदर अलग, अनुपात जो उसका अलग अलग होता है। 52% प्रोटीन, ये आपके स्टेटमेंट जो 2 नंबर का स्टेटमेंट है वो संस्कृत एजुकेशन के अंदर आया था, ये अभी जनरल एजुकेशन के अंदर 52%, 52% प्रोटीन और 40% प्रोटीन जो होता है वो मानव आरबीसी की लिपिड की झिल्ली में होती है। मतलब 52% जो 52% प्रोटीन होता है वो, और 40% लिपिड मानव की आरबीसी, जो ही आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसके अंदर होता है। ये तो सही है, ये भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अंगभूत प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन का मतलब होता है आपका कौन सा प्रोटीन? जो बाहर वाला प्रोटीन होता है ना, उसको अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। और कोशिका की झिल्ली मतलब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर परिधीय प्रोटीन और समाकल प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक जो अंगभूत प्रोटीन होता है वो कोशिका की अंतःकोशिकीय झिल्ली की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बाहर की ओर पाए जाते हैं। कहां पर? बाहर की ओर पाए जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। लिपिड का सिर जल से नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है। जो वसा होती है उसका जो हेड होता है वो जल से नहीं होता है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, जो अंगभूत प्रोटीन होता है वो बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर, अंतःकोशिकीय सतह पर नहीं पाया जाता है। ये कथन गलत है। आगे देखो, 12 क्वेश्चन आपके हुए खत्म। अगला क्वेश्चन है 14, 13 हो गया, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करना है। 6 लक्षण दिए हुए हैं, कैरेक्टर दिए हुए हैं, उसमें से आपको उसके ऊपर विचार करना है। तो भाई विचार तो आपने किया होगा, फिर भी और विचार कर लेते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति। अब ये केंद्रक किस में होता है? पादप कोशिका में भी। नीचे क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा लक्षण किसी पादप कोशिका या प्राणी कोशिका मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर सकता है? तो केंद्रक किसके अंदर हो सकता है? पादप के अंदर भी हो सकता है और जंतुओं के अंदर भी हो सकता है, दोनों के अंदर है प्लांट जो केंद्रक होता है। अब अगर बात करते हैं कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर नहीं होता है और जो चालनी नलिका होती है उसके अंदर नहीं होता, ये अपवाद होता है। लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर केंद्रक होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब अंतर बताना है, कौन से इसमें लक्षण है जो पादप और जंतु कोशिका में अंतर करेगा। फिर है केंद्रकीय झिल्ली की उपस्थिति, इसको एक बार छोड़ो।
अर्ध तरल आधात्री जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ये दोनों में होता है। फिर आता है विशिष्ट कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अब विशिष्ट कोशिका भित्ति की उपस्थिति की आप बात करोगे तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर आपके कोशिका झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन किसके अंदर पाई जाती है? पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर है राइबोसोम राइबोसोम अंतः प्रदवी जालिका से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम दोनों के अंदर होते हैं, पादप कोशिका में भी होते हैं और जंतु कोशिका में भी होते हैं। दूसरा है झिल्ली रहित बंधे गुणसूत्र। ये जो झिल्ली रहित बंधे गुणसूत्र होते हैं ये कौन सी कोशिका के अंदर होते हैं? अगर आप बात करते हो कि झिल्ली रहित जो बंधे हुए गुणसूत्र होते हैं वो केवल और केवल कौन सी कोशिका के अंदर? कौन सी कोशिका के अंदर? ये केवल और केवल आपके जंतु कोशिका के अंदर या एनिमल सेल के अंदर ये केवल पाए जाते हैं। तो कौन से दो लक्षण हैं जो क्या करेंगे? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करते हैं। तो ये केंद्रकीय झिल्ली की उपस्थिति ये दोनों के अंदर होती है। केंद्रकीय झिल्ली अर्ध तरल आधात्री जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है ये भी दोनों में होता है, और राइबोसोम अंतःप्रदवी जालिका से जुड़े रहते हैं ये भी दोनों कोशिकाओं में होता है। लेकिन झिल्ली रहित बंधे गुणसूत्र वो जंतु कोशिका में होते हैं, और विशिष्ट कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका के अंदर होती है। तो 4 नंबर और 6 नंबर है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट करते हैं, अंतर करते हैं। तो 4 नंबर और 6 नंबर ये दोनों होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करते हैं। अगला सवाल आता है। अगला सवाल मतलब क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के लिए कौन सा अपवाद है? अब इनमें से कौन है जो कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था। फिर उसके लिए उसके बाद में कोशिका सिद्धांत को आगे भी बढ़ाया था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने उसको कोशिका सिद्धांत को आगे भी बढ़ाया था। तो इसमें से कौन है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? वायरस तो है ही, हरित लवक नहीं है, जीवाणु, वायरस, आरबीसी और चालनी नलिका। मतलब इनमें कोशिका सिद्धांत की बात करें तो इनमें केंद्रक नहीं होना चाहिए। तो आप आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता कोशिकांग, आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता कवक, ये वायरस, ये आरबीसी और चालनी नलिका, इन तीनों के अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है इन तीनों के अंदर, इसलिए ये एक कोशिका सिद्धांत के लिए अपवाद के रूप में होती है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो। चलो देखो क्या कहता है कि दिए गए कथन ए और कारण बी, कारण आर पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, मतलब कथन दिए हुए हैं और कारण दिया हुआ है, उसके ऊपर विचार करना है। क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके बाद में परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं, अभिन्न प्रोटीन झिल्ली के अंतर्निहित पाए जाते हैं। मतलब आपका जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो कहां पाया जाता है? परिधि की ओर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो झिल्ली के अंदर की ओर पाए जाते हैं। तो यहां पर कथन एक भी सही है, और उसका जो कारण है वो कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब कथन एक भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये जो कारण है वो इसकी प्रॉपर रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसको इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना, बनी तो होती है, लेकिन जहां पे परिधीय प्रोटीन के अंदर पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की ओर पाया जाता है, अंदर की ओर क्या पाया जाता है? ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये ऊपर वाले कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? मतलब कि आर ए और आर दोनों पृथक रूप से सही है, परंतु आर ए का सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके क्या बैठता है? राइट बैठता है। चलो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है उसको आपको चयन करना है, सही कौन सा नहीं है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं के ऊपर गोला कर दीजिए कि लाइसोसोम में अनेक जल अपघटनी एंजाइम अम्लीय पीएच के अंतर्गत सक्रिय रहते हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम झिल्ली से बंधी संरचनाएं होती है, ये भी सही है। लाइसोसोम 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 का निर्माण ईआर की संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण ईआर की संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? यहां पर आप बात करते हो किसके? जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है, उसमें जो उसकी सिज फेज होती है ना, गोल्जी बॉडी की आपने पढ़ी होगी, सिज और ट्रांस फेज होती है। तो गोल्जी बॉडी की ट्रांस फेज में संवेष्टन की प्रक्रिया के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है कि लाइसोसोम में अनेक जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे जल अपघटनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहां पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल गलत है। ये ईआर के संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, ये गोल्जी बॉडी की सिज फेज की संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? सी नंबर का ऑप्शन है वो आपके राइट बैठेगा। अब देखो, वीडियो सॉल्यूशन करवा तो देते हैं लेकिन केवल टिक लगाते हैं, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसा अपन नहीं करेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें देखने को मिलेगी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में सुमेलित करना है और नीचे कुछ कूट दिए हुए होंगे, कोड दिए हुए होंगे, उसकी सहायता से आपको सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। चलो देखो, पहला आता है कृष्टि। ये कृष्टि किसका भाग होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह होती है उसके ऊपर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की कृष्टि कहते हैं। अब ये कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग जो होती है उसको कृष्टि कहते हो। तो 3 हो जाएगा, तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। उसके बाद में ये जो थाइलेकोइड्स होती है ये कहां पाई जाती है? ये क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है, हरित लवक का थाइलोकोइड्स भाग होता है। तो प्लास्टिड में रंध्रों में चपटी झिल्लीदार थैलियां होती है, आप उसको क्या कहते हो? थाइलोकोइड्स कहते हो। तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है? ये गुणसूत्र के अंदर जो आपकी प्राथमिक संकुचन होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये 1 आ जाएगा। और उसके बाद में ये सिस्टर्नी जो होती है, गोल्जी बॉडी में डिस्क के आकार की जो थैलियां होती है उनको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है, उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। तो इसका राइट मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। तो 3 4 1 2। अगर आपको कहीं ऑप्शन में 3 4 1 2 दिख रहा है तो बताओ। ये 3 नंबर, सी नंबर का जो ऑप्शन है, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अपडेट बायोलॉजी की बुक आएगी, वो छोटा सा पार्ट आएगा जिसमें जो नई चीज जुड़ी है वही होगी, है ना। नया सिलेबस जुड़ा है वो, और पहले वाले पार्ट में 2 टॉपिक नहीं थे वो, मतलब लगभग 200-250 पेज की एक छोटी सी किताब आएगी, बाकी आप पहले वाली पढ़ सकते हो। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करना है। चलो भाई विचार करो। अभिकथन क्या कहता है कि डाइकाइनेसिस प्रोफेज की अंतिम अवस्था होती है। क्या होती है? जो डाइकाइनेसिस अवस्था होती है, मतलब आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब स्टेज होती है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो ये सेंटेंस ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि डाइकाइनेसिस प्रोफेज की अंतिम अवस्था होती है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, तो ये अंतिम अवस्था होती है। बिल्कुल सही कथन है। फिर कारण क्या कह रहा है कि डाइकाइनेसिस में कियाज्मेटा का उपांती भवन होता है। कियाज्मेटा जो बनता है वो डिप्लोटिन के अंदर बनेगा और डाइकाइनेसिस के अंदर उसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, टर्मिलाइजेशन हो जाता है। तो यहां पर यह कथन भी क्या है? बिल्कुल सही कथन है कि आपका जो डाइकाइनेसिस प्रोफेज की अंतिम स्टेज है ये भी सही है, और कारण है कि इसमें कियाज्मेटा का उपांती भवन हो जाता है। मतलब
कियाज्मेटा का उपांति भवन हुआ, इसका मतलब जो प्रोफेज होगी वो क्या होगी, प्रोफेज खत्म होगी, उसके बाद जस्ट प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाती है। तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही रूप से स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि यहां देखो कियाज्मेटा जो बनेगा, एक कियाज्मेटा जो बनेगा उसका उपांति भवन वो विघटन हो जाता है, कौन सी, डाइकाइनेसिस अवस्था में। उसके बाद ये आपकी प्रोफेज खत्म है, तो प्रोफेज खत्म हो जाती है तो स्पष्टीकरण करेगा वो। तो यहां है कि दोनों ए और आर सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है, इस ये भी नहीं हो सकता। दोनों ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर जो आपका बैठेगा वो डी होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो अगला पेज। देखो पेपर जब अच्छा बनता है ना तो क्वेश्चन करने में भी मजा आता है। कितना शानदार पेपर है, जैसा का जैसा आरपीएससी, वैसा का वैसा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग मेथड सब कुछ। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा 9 सितंबर को पेपर आया था वैसा का वैसा पेपर ये आपको देखने को मिलेगा, हर पेपर ऐसा देखने को मिलेगा। अगला पेपर जेनेटिक्स और जो आपका ह्यूमन हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया बना है। अगला दिया है कि द्विसंयोजी या बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा कि बाइवेलेंट का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी सब स्टेज के अंदर बाइवेलेंट का निर्माण होता है, कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा बाइवेलेंट का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। बाइवेलेंट जो होते हैं, यहां बाइवेलेंट के साथ साथ में टेट्राड भी बनेगा, चतुष्क भी बनेगा। टेट्राड भी बनता है जिसमें सिनेप्सिस की भी प्रक्रिया होती है, सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर आप कह सकते हो कि किसका निर्माण होता है, बाइवेलेंट का निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है कि आपका जो बाइवेलेंट बनता है, ये जो बाइवेलेंट बनेगा या फिर जो टेट्राड बनता है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की जाइगोटिन अवस्था के अंदर बनता है। इस जाइगोटिन के अंदर क्या बनेगा, इस जाइगोटिन की आप विशेषताओं को ध्यान रख लेना कि इसके अंदर बाइवेलेंट बनेगा और टेट्राड बनेगा। ये जो बाइवेलेंट होता है इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। और उसके बाद में आपके क्या होता है, इसके बाद में जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो भी इस जाइगोटिन के अंदर बनता है। तो ये भी है। तो ये इस द्विसंयोजी ये जो बाइवेलेंट बनेगा इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं, ये कथन सही है। मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है। देखो जो गुणसूत्र बिंदु जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं उसमें यहां पर एनाफेज फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र का विभाजन, गुणसूत्र बिंदु उसका विभाजन नहीं होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। विभाजन कब होता है गुणसूत्र बिंदु का, वो होता है आपके एनाफेज सेकंड के अंदर, पश्चावस्था एनाफेज सेकंड के अंदर जाके क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो यहां पर एनाफेज सेकंड कह रहा है कि सेकंड एनाफेज फर्स्ट के अंदर विभाजन नहीं होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो कथन 1 और कथन दोनों कथन क्या है आपके, सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो कि बाइवेलेंट बना का जाइगोटिन के अंदर और टेट्राड भी बनते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 क्या होते हैं, क्रोमेटिड पाए जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज, प्रोफेज फर्स्ट मतलब मियोसिस की एनाफेज के अंदर दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, ये कथन सही है। विभाजन कहां होता है, एनाफेज सेकंड के अंदर होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर नहीं होता है। तो कथन दोनों सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चलो आगे देखो, ये कथन एक क्वेश्चन था, आप अगर इसको ढंग से देखते हो तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दी गई विशेषताओं के संबंध में विभिन्न अवस्थाओं की पहचान करें और उनका सही विकल्प क्या है। आपको कुछ करैक्टर, कुछ जो स्टेज होती है, सब स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की जो सब स्टेज होती है उसमें कुछ करैक्टर एक एक पॉइंट दिया हुआ है कि कौन सी स्टेज का कौन सा करैक्टर है। फिर यहां पर दिया है मणिका में स्वरूप के रूप में पतले धागे नुमा गुणसूत्र कहां बनते। चलो इसको छोड़ो, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का प्रकटन, ये आप कह सकते हो कि कौन सी अवस्था के अंदर आता है, प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था के अंदर रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है और वहां पर
रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण होता है। फिर बाइवेलेंट या टेट्राड का निर्माण होता है, वो आपके कहां पर होता है, जाइगोटिन के अंदर होता है। कहां पर होता है, जाइगोटिन के अंदर होता है। कियाज्मेटा का उपांति भवन पृथक्करण जो आपने पढ़ा था, वो कौन सा होता है, डाइकाइनेंसिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, डाइकाइनेंसिस के अंदर होता है। और जो कियाज्मेटा का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, डिप्लोटिन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, डिप्लोटिन के अंदर होता है। फिर क्या बचा, पीछे जो बचा है, देखो अब यहां अगर आप ऑप्शन से सेट करते हो, चलो एक आधा मान लो अपने को पता भी नहीं हो, तो आप ऑप्शन से सेट कर सकते हो कि रिकॉम्बिनेट नोड्यूल पैकाइटिन में बनेगी, मतलब दूसरे पे पैकाइटिन आएगा। यहां दूसरे पे जाइगोटिन आ रहा है तो ये होगा नहीं, यहां दूसरे के अंदर जाइगोटिन आ रहा है तो ये होगा नहीं, यहां दूसरे के अंदर क्या आ रहा है, पैकाइटिन आ रहा है, और यहां भी दूसरे के अंदर क्या आ रहा है, पैकाइटिन आ रहा है। पैकाइटिन के जस्ट बाद में डाइकाइनेंसिस आना चाहिए, यहां पैकाइटिन है नहीं, पैकाइटिन के बाद में जाइगोटिन आना चाहिए, पैकाइटिन उसके बाद जाइगोटिन आना चाहिए। तो ये पैकाइटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेंसिस और ये डिप्लोटिन, ये पैकाइटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेंसिस, ये डिप्लोटिन। तो आपका जो मणिका में संरचना के रूप में जो संरचना बनती है वो लेप्टोटीन के अंदर बनती है। कहां बनती है, लेप्टोटीन के अंदर बनती है। मतलब लेप्टोटीन के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक माला के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। हाँ, बकेट के रूप में जो गुणसूत्र होते हैं वो गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह, गुलदस्ते की तरह, बकेट की तरह दिखाई देते हैं, गुलदस्ते की तरह लेप्टोटीन के अंदर होते हैं। तो लेप्टोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेंसिस, डिप्लोटिन। तो यहां पर देखो लेप्टोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेंसिस, डिप्लोटिन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही तरीके से क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आगे देखो, आगे अगर आप बात करते हो कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कौन सी घटना है, कियाज्मेटा का उपांति भवन। कियाज्मेटा का उपांति भवन कौन सी अवस्था में होता है, एक आपको पता चल गया, डाइकाइनेंसिस अवस्था में कियाज्मेटा का उपांति भवन होता है। मैंने, आप कह सकते हैं जैसे अपन कहते हैं कि जो आपका सिलेबस में टॉपिक है डिवीजन, सेल डिवीजन से एक क्वेश्चन तो आपको श्योर देखने को मिलेगा, और मिलान वाला क्वेश्चन तो हर बार आता है। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन से लेकर, कथन कारण वाले क्वेश्चन से लेकर, सत्य असत्य वाले कथन से लेकर सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। सेल डिवीजन यहां आपका पूरा हो रहा है। कियाज्मेटा का उपांति भवन या पृथक्करण जो टर्मिलाइजेशन होता है वो डाइकाइनेंसिस के अंदर होता है। गुणसूत्र पूर्णतः संगनित हो जाते हैं, अर्धसूत्री स्पिंडल को व्यवस्थित किया जाता है, अंत में केंद्रक आवरण और केंद्रिका क्या हो जाती है। देखो ये जो ये लाइनें हैं वो वापस बाद में आपको देखने को मिलेगी। केंद्रिका क्या हो जाती है, जो केंद्रिका है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी लास्ट स्टेज की बात हो रही है, और उसकी लास्ट स्टेज जो बात होती है वो कौन सी होती है, डाइकाइनेंसिस होती है। तो यहां पर उपरोक्त घटनाएं किस अवस्था की ओर संकेत करती है, तो यहां पर ये जो घटनाएं होती है वो डाइकाइनेंसिस अवस्था। पहला आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कियाज्मेटा का उपांति भवन और इस कियाज्मेटा का निर्माण कहां पर होता है, इस कियाज्मेटा का जो निर्माण होता है वो आपका डिप्लोटीन के अंदर होता है। कहां पे होता है, डिप्लोटीन के अंदर कियाज्मेटा का निर्माण होता है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। और भी कुछ देखना है तो देख लो, इधर देख लेते हैं। हाँ ये हो गया, चलो आगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन सही किया ना वो वास्तव में होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखने चाहिए, ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा। यहां खाली स्थान के अंदर कुछ चीज आएगी, दो समजातीय गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान। दो समजात गुणसूत्रों के बीच में अगर गुणसूत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कौन सी प्रक्रिया हो रही है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो रही है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर दो समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। तो यहां पर जो पहला आएगा वो क्रॉसिंग ओवर आएगा। क्या आएगा, क्रॉसिंग ओवर आएगा। तो कहीं क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, द्विसंयोजी का निर्माण नहीं आएगा, पहले सिनेप्सिस नहीं होगा, डायड का निर्माण नहीं होगा, ये क्रॉसिंग ओवर। अब फिर देखो कि यह एक एंजाइम पैकाइटिन के अंदर ये होती कहां है,
ये क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो पैकेटिन के अंदर होती है, पैकाइटिन के अंदर होती है। इसमें रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल बनेगी और यहां पर एक एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम? यह एक एंजाइम द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? यहां पर रिकॉम्बिनेट एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेट एंजाइम होता है। रिकॉम्बिनेट एंजाइम होता है इसे अवस्था के दौरान देखा जाता है। कौन सी अवस्था के दौरान? पैकेटाइन अवस्था के अंदर देखा जाता है। तो एक आएगा क्रॉसिंग ओवर, दूसरा आएगा रिकॉम्बिनेट एंजाइम और पैकेटाइन अवस्था के अंदर दिखाई देता है। अब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ना कि क्रॉसिंग ओवर दो समजातीय गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, जिसमें एक एंजाइम भाग लेता है। उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेट या पुनः संयोजक एंजाइम कहते हैं। और यह घटना कौन सी अवस्था के दौरान होती है? पैकाइटिन अवस्था के अंदर होती है। तो राइट आंसर आपका क्या बैठेगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट बैठता है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है, जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है, द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? देखो जब भी पढ़ो क्रॉसिंग ओवर शब्द आपके सामने आते ही आपको लिखना है कि पैकाइटिन अवस्था के अंदर होता है। इसमें होता क्या है? दो समजात गुणसूत्रों की, क्योंकि जब चीजें बार बार आप मन में बोलोगे, जब चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके सामने आएगी। क्वेश्चन करो तब पेन हाथ में रखा करो। द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर शब्द आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि पैकाइटिन अवस्था की बात हो रही है, जिसमें एक रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। क्या करता है? दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पैकाइटिन के अंदर होती है। या दो जीनों के बीच संलग्नता, समजातीय गुणसूत्रों के बीच जीनों का पुनर्संयोजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच में जीनों का रिकॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जीनों का पृथक्करण नहीं होता है, जीन की प्रभाविता नहीं होती है। अब जो क्रॉसिंग ओवर की घटना समजातीय गुणसूत्रों के जीनों के बीच पुनर्योजन के लिए उत्तरदायी होती है, रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या होती है? उसके लिए उत्तरदायी होती है। फिर आगे देखो, देखो इतने बढ़िया शानदार क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं और फिर भी आप द्विसंयोजी के संबंध में, द्विसंयोजी क्या है? अभी आपने पढ़ा कि द्विसंयोजी वो आपका होता है, वो बाइवेलेंट होता है। अब बाइवेलेंट कहां बनता है? ये आपने देखा होगा कि बाइवेलेंट कहां बनता है? जहां भी बाइवेलेंट दिखे तो सामने लिख दो जाइगोटिन अवस्था के अंदर बनता है, जाइगोटिन के अंदर बनेगा। तो बाइवेलेंट का अर्थ है 4 क्रोमेटिड और 2 गुणसूत्र बिंदु। जाइगोटिन बाइवेलेंट अवस्था के अंदर बनता है, मतलब ये जो आपका जाइगोटिन में बाइवेलेंट अवस्था होती है, जाइगोटिन के अंदर होती है। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। एक बाइवेलेंट में दो समजातीय गुणसूत्र, बाइवेलेंट क्या होते हैं? टेट्राड होते हैं। ये सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो जो 25 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप बात करते हो तो राइट आंसर कौन से हो जाते हैं? देखिए पहला कथन तो सही है नहीं है। जैसे बाइवेलेंट के अंदर अभी आपने पीछे पढ़ा था कि बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही है कि 4 क्रोमेटिड होंगे। इस बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं, 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही है। जाइगोटिन के अंदर बाइवेलेंट का निर्माण होता है। एक बाइवेलेंट में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं। एक बाइवेलेंट के अंदर क्या होते हैं? 2 समजात गुणसूत्र होते हैं। ये भी सही है। और बाइवेलेंट टेट्राड होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्राड होते हैं, टेट्राड होते हैं। तो ये चारों ही कथन सही है। और अगर चारों कथन सही है तो फिर आप ऑप्शन देख लो कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है कि चारों ही कथन आपके सही है। आगे देखो, नहीं है आगे कुछ भी। चलो देखो, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है, तो सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है तो नीचे कूट जरूर आएगा। कूट आएगा तो कूटों को देखकर आपको क्या करना है? आंसर देना है। विशेषताएं दी हुई है, कोशिका विभाजन की अवस्था का नाम दिया हुआ है। रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण मतलब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की वो घटना जिसके अंदर रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। कहां पे लेता है? अभी आपने पढ़ा था कि जब
क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, उसमें रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। कौन सी अवस्था के अंदर होता है? ये आपके पैकाइटिन अवस्था के अंदर होता है। पैकाइटिन अवस्था के अंदर ये कहां लेता है? क्रॉसिंग ओवर के अंदर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो यहां पर रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का प्रकट होना, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल बनेगी पैकाइटिन अवस्था के अंदर। पहले का क्या हो गया? पहले का तीसरा, ठीक है। फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। हिस्टोन जो प्रोटीन बनता है वो एस अवस्था के अंदर बनता है। एस अवस्था के अंदर क्या बनता है? हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और कौन बताएगा कि एस अवस्था के अंदर और क्या क्या बनते हैं? बताएगा कोई? एस अवस्था के अंदर और क्या क्या बनता है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है तो बताइए, क्या क्या बनता है? अगर एस अवस्था की बात करें तो यहां पर ये एस अवस्था होती है। यहां पर क्या होता है? डीएनए। यहां पर इसको संश्लेषण अवस्था भी कहते हो। क्या कहते हो? इसको संश्लेषण अवस्था भी कहते हो। तो यहां पर क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है और यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन भी कौन सा? प्रोटीन भी कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहां पर ये कौन सी हो जाएगी? एस अवस्था। 3 के बाद में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 के बाद में 5 आ जाएगा। उसके बाद में अगर विभाजन या वियोजन को छोड़ लो, उसके बाद आती है बाइवेलेंट या युगली। बाइवेलेंट कहां बना था? बाइवेलेंट आपने देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था? जाइगोटिन के अंदर बना था, ये आपने देखा था। तो मतलब डी का क्या है? डी का दूसरा है। डी का क्या है? दूसरा है। दोहरी भूमध्य रेखीय प्लेट, जो प्लेट बनती है मेटाफेज प्लेट के अंदर, ये मेटाफेज प्लेट होती है। तो लास्ट का पहला आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? चौथा, मतलब तीसरे का चौथा। तीसरा कौन सा? सी। और चौथा कौन सा है? ये विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है, ये हो जाएगा। अब आपके बनेगा 3 5 4 2 1। 3 5 4 2 1। अगर आपको ऑप्शन के अंदर 3 4 5 2 1 मिलता है तो देख लो। 3 3 5 है ना? 3 5 4 2 1 कहां दिख रहा है? ये 3 5 4 2 और 1, ये आपका राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही सटीक बैठता है, ठीक है। उसके बाद में भी यहां पर अगर बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में हो गया? एस अवस्था के अंदर हो गया। यहां पर देखो एस अवस्था में डीएनए का भी निर्माण हो गया, डीएनए का भी संश्लेषण हो गया। यहां पर डीएनए का संश्लेषण हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो। ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। क्या क्वेश्चन है? के समय तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। कौन सी अवस्था के समय गुणसूत्र के जो काइनेटोकोर होते हैं वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कौन सी अवस्था के अंदर? मेटाफेज अवस्था के अंदर। ये इसका विशेष लक्षण होता है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेज प्लेट का भी निर्माण होता है और जो तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। यहां पर आपका जो राइट आंसर बैठता है वो बी नंबर का बैठेगा। चलो आगे देखो, ठीक है। नीचे की ओर अगर जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लैप्टोटिन अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र क्रमिक रूप से दिखाई देते हैं, मतलब एक माला के समान दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के अंदर माला के रूप में या फिर एक बकेट के रूप में या फिर गुलदस्ते के रूप में दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर? लैप्टोटिन अवस्था के अंदर। डिप्लोटिन अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से की जाती है। सही है या गलत है? डिप्लोटिन अवस्था के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिप्लोटिन अवस्था के प्रारंभ की अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन। पहले तो ये बता दो कि इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहां पे होता है? बताइए कौन सी अवस्था के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है? तो आप कहते हो कि सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जाइगोटिन अवस्था के अंदर बनता है और डिप्लोटिन अवस्था के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है।
विघटन हो जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कियाज्मेटा कहां बनेगा? कियाज्मेटा आपका डिप्लोटिन में बनेगा और डाइकिनेसिस में उसका समापन हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि डिप्लोटिन प्रवस्था के दौरान पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वियोजन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का वियोजन कहां होता है? कौन होता है? डिप्लोटिन के अंदर होता है। लेप्टोटिन के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक माला के रूप में दिखाई देते हैं या फिर एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये भी कथन सही है और इसका कथन 2 भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन सही है। क्रमिक रूप से दोनों कथन क्या होते हैं? सही होते हैं। आगे देखो, अगला सेंटेंस देखना क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। इन 2 सेंटेंस को देखना है और उनको देखकर आगे वाले जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको आंसर सेट करना है कि कोशिका चक्र के G0 प्रवस्था के दौरान कोशिका उपापचय के रूप में निष्क्रिय होती है। कोशिका उपापचय के रूप में निष्क्रिय नहीं होती, मेरे हिसाब से सक्रिय होती है। वहां पर उपापचय तो होता ही है ना, कोशिका सक्रिय होती है। फिर आता है सेंट्रोमियर अंतरावस्था के एस प्रवस्था के दौरान द्विगुणन होता है। सेंट्रोमियर का द्विगुणन नहीं होता है, यहां पर सेंट्रोमियर का द्विगुणन नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर किसका होता है द्विगुणन? का मतलब डुप्लीकेशन, है ना। यहां सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन होता है। द्विगुणन किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए का हो जाएगा। डीएनए की मात्रा अगर 2C है तो फिर वहां डीएनए की मात्रा कितनी हो जाती है? 4C हो जाती है। तो यहां पर पहला कथन क्या है? पहला कथन क्या कह रहा है? कोशिका चक्र के G0 प्रवस्था के दौरान कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय नहीं होते, उपापचय रूप से सक्रिय होती है। सेंट्रोमियर अंतरावस्था के एस प्रवस्था के दौरान डुप्लीकेशन से गुजरता है। चलो, क्या आंसर होगा इसका बताओ? क्या आंसर होगा? एस प्रवस्था के दौरान डुप्लीकेशन से गुजरता है। डीएनए का तो ठीक है, डीएनए का तो यहां पर क्या होगा? डीएनए का हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमियर एस प्रवस्था के दौरान ऑप्शन से सेट करके देखो क्या बैठता है। पहला कथन तो गलत है, इसका मतलब पहला कथन सत्य नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन से ऐड करते हैं तो 0 अवस्था के दौरान कोशिका उपापचय निष्क्रिय नहीं सक्रिय होती है। तो कथन 1 और कथन दोनों गलत है। दोनों कथन तो गलत होंगे नहीं, इसको छोड़ो एक बार। दोनों कथन गलत है, इसको छोड़ दो, क्योंकि पहला तो गलत है ही, इसको छोड़ो 1 मिनट। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कथन 1 सत्य है, ये कथन गलत है। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, तो ये भी गलत है। अब इनमें से आपका राइट आंसर दोनों गलत लग रहे हैं। सेंट्रोमियर अंतरावस्था के दौरान द्विगुणन से गुजरता है, ये कथन सही है या गलत है, इस बात का पता करो। सेंट्रोमियर अंतरावस्था के दौरान एस अवस्था, जिसको संश्लेषण अवस्था के दौरान, इसके दौरान सेंट्रोमियर का द्विगुणन होता है, सही है। डीएनए का क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। अगर डीएनए की मात्रा पहले 2C है तो फिर क्या हो जाएगी? 4C हो जाती है। मतलब डीएनए की मात्रा के अंदर क्या होता है? डीएनए की मात्रा के अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन सेंट्रोमियर का अंतरावस्था के एस अवस्था के दौरान सेंट्रोमियर द्विगुणन, डुप्लीकेशन तो उसका होता है, द्विगुणन से गुजरता है। तो कथन 1 सही है, 1 गलत है और 2 नंबर का कथन क्या है? ये कथन सही है। तो यहां पर आप देखते हो कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कथन 1 असत्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? सत्य है। तो राइट आंसर कौन सा बैठेगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है। हाँ, सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन होता है एनिमल सेल के अंदर, बिल्कुल रेप्लिकेशन, द्विगुणन होता है उसका, डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन नहीं हो सकता उसका। सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन ना होकर डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है, ठीक है। आगे देखो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप आंसर की मैं देख लाना क्या लगा है, बाकी सी ही होगा, ठीक है। आगे देखो, मियोसिस के संबंध में
चार कथन दिए गए हैं, इन चार कथनों को आपको उत्तर देना है कि मियोसिस के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है। क्या कह रहा है कि मियोसिस सेकंड के एस प्रवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस सेकंड के एस प्रवस्था में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन मियोसिस सेकंड के अंदर कहीं का होगा, कहां पे होगा, मियोसिस सेकंड का कोई मतलब नहीं है। मियोसिस सेकंड के अंदर ऐसा अवस्था आती नहीं है। ऐसा अवस्था आपकी कहां पे आती है, ऐसा अवस्था की अगर आप बात करते हो तो कहां पे आती है, इंटरफेज के अंदर। कहां पे आती है, अंतरावस्था के अंदर ऐसा अवस्था आती है। और तो यहां पर अगर मियोसिस की जगह ये लिखा हो ना अंतरावस्था के अंदर एस प्रवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन, चलो डीएनए का तो रेप्लिकेशन होता है, ये बात सही है, लेकिन मियोसिस सेकंड के अंदर ना होके कहां पे होती है, मियोसिस सेकंड के अंदर ना होके कहां पे होती है, इंटरफेज के अंदर होती है। समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन और पुनर्योजन मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो आपके समजात गुणसूत्रों का युग्मन और पुनर्योजन, युग्मन कहां पे होगा, सिनेप्सिस की प्रक्रिया जाइगोटिन में होती है, और पुनर्योजन कहां पे होता है, पैकाइटिन के अंदर होता है। मियोसिस सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। बिल्कुल, मियोसिस सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। मतलब यहां पर आपका मियोसिस खत्म हो जाता है। मियोसिस में 2 प्रवस्था होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो इस 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो आपका गलत होगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड के नहीं, इंटरफेज अंतरावस्था के एस प्रवस्था के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये कथन गलत है, बाकी वाले कथन सही है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या बैठेगा, ए नंबर का जो ऑप्शन होता है वो राइट बैठता है। चलो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान निम्न में से किस अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहां पे होती है, सिनेप्सिस मतलब समजात गुणसूत्रों का युग्मन कहां पे होता है, समजात गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है वो आपकी कौन सी अवस्था के अंदर होता है, जाइगोटिन अवस्था के अंदर होता है। बाकी आपने अभी देखा, मैंने पीछे बताया कि जाइगोटिन के अंदर क्या बनता है, एक बाइवेलेंट बनेगा, और क्या बनता है आपका टेट्राड बनता है, और क्या बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला यहां पर बन जाता है। पैकाइटिन की बात करो तो पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। डिप्लोटिन की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर कियाज्मेटा बनता है, कियाज्मेटा बनेगा, क्या बनेगा, कियाज्मेटा बनेगा डिप्लोटिन के अंदर। और आप देखोगे तो क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन में बना था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, विघटन हो जाता है, कहां पे, डिप्लोटिन के अंदर। डिप्लोटिन के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां, कियाज्मेटा जो डिप्लोटिन में बना था वो डाइकाइनेसिस के अंदर जाके उसका अपघटन हो जाता है, उपांति भवन, कियाज्मेटा का उपांति भवन डाइकाइनेसिस में होता है। लेप्टोटिन के अंदर क्या होता है, लेप्टोटिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो गुलदस्ते की तरह पाए जाते हैं। किसकी तरह, गुलदस्ते की तरह पाए जाते हैं। कौन, गुणसूत्र बकेट के रूप में, माला के रूप में, क्रम के अनुसार पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है सिनेप्सिस समजातीय गुणसूत्रों को संरेखित करता है। कौन सी, अब ये शब्द ही आ गया सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस कहां बनेगा, जाइगोटिन के अंदर बनता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, चलो रुको, एंजाइम रिकॉम्बिनेज की क्रिया होती है वो पैकाइटिन की अवस्था के अंदर होती है, तो तीसरे का पहला आ जाएगा। फिर देखो गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होते हैं किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। यहां पर गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होते हैं, तो आगे मैंने आपको बता दिया है कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होते हैं, लेकिन वो क्रोमेटिड की ओर, क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं एनाफेज फर्स्ट के अंदर। और आपकी जैसे ही एनाफेज सेकंड आ जाएगी, एनाफेज सेकंड आ जाएगी
तो फिर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज सेकंड के अंदर, एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होते हैं, किंतु विपरीत दिशा में क्रोमेटिड्स होते हैं, वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो इसका तो ये आएगा, लास्ट का क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, और बीच में क्या गया, तीसरा रह गया। तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, G2 अवस्था के अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहां पर आप अगर ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन आपका बैठा है 2, 3, 1, 4 है कहीं, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक बार वापस देख लो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सिनेप्सिस की प्रक्रिया समजात गुणसूत्रों में जो युग्मन होता है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं, वो कहां बनती है, जाइगोटिन के अंदर। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण G2 अवस्था के अंदर होता है। एंजाइम रिकॉम्बिनेट जो होता है वो पैकाइटिन के दौरान बनता है, उपयोग में आता है। और गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होते हैं, एनाफेज फर्स्ट के दौरान अलग नहीं होते हैं, किंतु क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। ये एनाफेज फर्स्ट के अंदर सारी चीजें आती है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो वीडियो सॉल्यूशन साथ में होता है तो फिर आप देख लिया करो, अगर पेंडिंग रह गया तो वो जिंदगी भर पेंडिंग ही रहेगा, एग्जाम तक भी नहीं देख पाओगे, है ना। तो लाइव जुड़ के देखा करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान विशिष्ट कोशिका विभाजित हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलो आगे देखो, मियोसिस लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवन चक्र में अगुणित प्रवस्था, मतलब आप अगर कहते हो कि जो युग्मकों का निर्माण होता है, जो अलैंगिक जनन के लिए युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक जनन के लिए जो युग्मकों का निर्माण होता है उसके अंदर मियोफिस्ट, ये तो बिल्कुल सत्य है। मियोसिस में कोशिका विभाजन और डीएनए की प्रतिकरण के दो अनुक्रमिक चक्र सम्मिलित होते हैं। मियोसिस में कोशिका विभाजन और डीएनए रेप्लिकेशन के दो अनुक्रमिक चक्र सम्मिलित होते हैं, जिन्हें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहा जाता है। मियोसिस सेकंड की समाप्ति पर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, ये बिल्कुल कथन है। अब इसमें से आपका गलत कथन कौन सा हो जाता है, अगर आप बात करते हो तो यहां पर क्या कहा है कि मियोसिस में कोशिका विभाजन और मियोसिस में कोशिका विभाजन और डीएनए रेप्लिकेशन के दो अनुक्रमिक चक्र सम्मिलित होते हैं। मियोसिस के अंदर कोशिका विभाजन के 2 चक्र नहीं होते हैं, किसके होते हैं, केंद्रक विभाजन के होते हैं। किसके होते हैं, केंद्रक विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र होते हैं। तो यहां पर मियोसिस में केंद्रक विभाजन और डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन के 2 अनुक्रमिक चक्र सम्मिलित होते हैं, जिन्हें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अब यहां पर ये कहा ना कि मियोसिस सेकंड की समाप्ति पर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। कौन सी अवस्था के अंदर, एनाफेज सेकंड जो होती है उसमें सेंट्रोमियर के जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर 4 नई कोशिकाएं बनती है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो ये भी सही है। तो इसके अंदर मियोसिस में कोशिका विभाजन नहीं, केंद्रक विभाजन और डीएनए रेप्लिकेशन के 2 अनुक्रमिक चक्र होते हैं, जिन्हें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग स्रावी कोशिकाओं में सबसे अधिक स्रावी कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो गोल्जी बॉडी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण, एटीपी जो कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 चीजें आती है, एक आता है आरईआर और एक आता है एसईआर। प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोलिपिड संश्लेषण और लिपिड का संश्लेषण। हाँ, हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखो हिंदी में आप प्योर हिंदी, इंग्लिश भी यूज नहीं करते, कर सकते। पूरा पेपर अगर बाइलिंगुअल बना दे तो कॉस्टली पड़ जाता है बहुत ज्यादा, टाइपिंग के पैसे लगते हैं। ऑफलाइन में टाइपिंग और प्रिंटिंग खर्चा ज्यादा आ जाता है, और उसके साथ में जो सेंटर वाले होते हैं वो आधा मजीट लेते हैं पूरा, है ना। तो फिर और ऑनलाइन में अगर बाइलिंगुअल, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मैंने हिंदी वर्ड है उसकी जगह देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कर लिया, तो वहां कुछ चीजें होती है जहां पे अपन कर सकते हैं, बाकी ज्यादा करने बैठ गए तो फिर पेपर इतना नहीं बन पाता है लंबा। जिनको अभी प्रतिकर्षण है उसको रेप्लिकेशन लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिखा था, लेकिन फिर भी वो जो टाइपिस्ट है उसने नहीं लिखा। कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी उसको बोले कि करें,
तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी बी। ठीक है, इसको सही कर लेना। आंसर की मैं शायद यहां पर गलत लगा था, इसको आप सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 को सही कर देना। क्वेश्चन नंबर 35 को सही कर देना, इसका आंसर गोल्जी बॉडी होगा। ठीक है, आगे देखो। और 36 नंबर पर भी शायद आंसर की मैं गलत लगा था कि संपूर्ण जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को प्रोटीन होता है जो जीव मंडल के अंदर। ये फर्स्ट ग्रेड की पेपर की एक लाइन मैंने उठाई थी, 4 सेंटेंस वहां पे दिया था। वहां पे लिखा था कि कोलेजन प्रोटीन जैव मंडल में पाया जाने वाला, जीव मंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का प्रोटीन होता है, वहां उसको गलत माना था। तो कोलेजन जंतु कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, लेकिन जीव मंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को। अब कोई कह रहा है कि सर रूबिस्को एंजाइम होता है। रूबिस्को एंजाइम के साथ तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही तो होते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगला देखो, चलो केमिस्ट्री तो पढ़ा देते हैं, बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाना है, समझाना है, समझाना है तो समझा देते हैं अच्छे से। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और कोशिश करेंगे कि दिसंबर की जो छुट्टियां आएगी उसमें मैं बॉटनी आपको यूट्यूब पे करवाऊं। लैब असिस्टेंट के लिए भी कुछ प्लान चल रहा है, करवाएंगे आपके लिए, मतलब यूट्यूब पे करवाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। केमिस्ट्री का तो मैं करूंगा, लैब असिस्टेंट के लिए यूट्यूब पे करूंगा। उसके साथ में आंसर देने हैं। प्रोटीन, प्रोटीन देखो, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के अल्फा बहुलक होते हैं, है ना। प्रोटीन अमीनो अम्लों के अल्फा बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, जिसके अंदर एक NH2 समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इन दोनों में क्या बनता है? इन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीनों के लिए होता है, प्रोटीनों के लिए होता है, तो पहले का 4 आ जाएगा। ठीक है। असंतृप्त वसा अम्ल, जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो असंतृप्त वशीय अम्ल होते हैं, जिसको आप डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, तो दूसरे का पहला आ जाएगा। उसके बाद में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके अंदर कौन सा? न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शर्करा होती है, राइबोज शर्करा और फास्फोरिक एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखोगे, न्यूक्लियोसाइड में नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। और पॉलीसेकेराइड के अंदर जो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर 1 नंबर का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन हो जाना तो फिर आपके पैसे दिए हुए भी वसूल हो जाए। कोई क्या करता है, टिक लगा के छोड़ देता है, ये इसका आंसर ये हुआ। ये भाई साहब इनको पता है कि आपने इनको करवाया है, तो फिर ये इनको पता है कि इसका आंसर ये हुआ, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे हुआ। तो फिर बताओ उनको कि कैसे हुआ। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करो। हेलिकेज एंजाइम, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस में शायद एरर रही है। हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम आपके क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स का अकुंडलन करता है। डीएनए हेलिक्स का क्या करता है? अकुंडलन करता है। डीएनए हेलिक्स का अकुंडलन करता है। इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या करता है? अकुंडलन करता है, मतलब पहले का क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। हेलिकेज एंजाइम। अब ये सारे एंजाइम कहां से लिए गए हैं? ये सारे एंजाइमों की अगर आप बात करते हो कि ये एंजाइम लिए कहां से है, तो अपन बात करते हैं ये वाले जो एंजाइम है, ये वाले जो एंजाइम है, 1 मिनट, हाँ, ये वाले जो आपके एंजाइम हैं, ये एंजाइम रेप्लिकेशन के दौरान काम में आने वाले एंजाइम होते हैं। कहां आते हैं? जो आपका रेप्लिकेशन होता है उसमें काम में आने वाले एंजाइम होते हैं। रेप्लिकेशन के अंदर काम में आने वाले एंजाइम होते हैं। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के हेलिक्स का क्या करता है? अकुंडलन करता है। उनके अंदर जो कॉइलिंग होती है उसको खोलने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। फिर उसके बाद में बात करते हैं आरएनए प्राइमेज। अगर बात करें आरएनए प्राइमेज, तो ये क्या करता है? आरएनए प्राइमेज क्या करता है? आरएनए का संश्लेषण करता है। क्या करता है? आरएनए का संश्लेषण, आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करेगा। आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है, तो पहला आ जाएगा।
उसके बाद में ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड युग्मन का काम करता है। डीएनए संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड युग्मन का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो आरएनए प्राइमर का विलेशन करता है। क्या करता है? आरएनए प्राइमर का विलेशन करता है। पर इसमें से एक क्वेश्चन आरपीएससी ने शायद ये भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो आरएनए जो आपका आरएनए प्राइमेज का के विपरीत कार्य करता है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमेज के विपरीत काम करता है? आरएनए प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? आरएनए प्राइमर का विलेशन करता है। विलेशन का मतलब होता है आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। तो यहां पर क्या बैठा कि पहले का दूसरा, फिर दूसरे का पहला, फिर तीसरे का कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। और यहां पर चौथे का कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। तो 2 1 4 3 कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा हो तो देखना कि 2 1 4 3 है कहीं, ये 2 1 यहां सही कर देना। सी ऑप्शन पे 4 आएगा और 2 1 4 3 है ही नहीं, तो यहां पर क्या आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट होगा। 2 1 4 3 2 1 4 3। इसके बाद में एक लाइगेज एंजाइम और काम आता है रेप्लिकेशन के अंदर। और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? जो नव संश्लेषित का मतलब होता है जो नए डीएनए खंड बनेंगे, सेगमेंट बनते हैं, डीएनए खंड जो बनते हैं उनको क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, वो इनको जोड़ने का काम करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है वो इनको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में एक यहां पर प्रोटीन भी पाई जाती है। कहां पर प्रोटीन पाई जाती है? वो प्रोटीन क्या करती है? वो प्रोटीन डीएनए हेलिक्स का पुनः कुंडलित होने नहीं देती है। जो डीएनए जो आपका डीएनए हेलिक्स का कुंडलन होता है, मतलब डीएनए हेलिक्स को जो खोलने का काम करता है वो कौन करता है? हेलिकेज करता है। लेकिन आपका यहां पर एक प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम है हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स, नाम लिख देना, डिस्टेबिलाइजिंग। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये आपका क्या करेगा? ये कुंडलन खुल रहा है ना, कौन? आरएनए, ये आपका जो हेलिकेज एंजाइम होता है ये आपका इस हेलिक्स के कुंडलन को खोलने का काम करता है। तो साथ में यहां पर एक प्रोटीन भी काम में आता है, हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? उन जो कुंडलन, जो कोयलिंग खुल रही है वापस उनको बंधने नहीं देता है। तो यहां पर कुंडलन जो हो रहा है उसको वापस रोकेगा। मतलब जैसे एक धागा खुला, ऐसे खुला, तो फिर ये प्रोटीन क्या करेगा? वापस अगर वहां बंधने की पॉसिबिलिटी रहती है तो फिर मतलब कोयलिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो फिर ये जो प्रोटीन होता है हेलिक्स, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कि हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग जो प्रोटीन होता है वो पुनः कुंडलन को रोकने का काम करेगा। पुनः कुंडलन का मतलब जैसे हेलिकेज एंजाइम ने अगर इसका कुंडलन को खोला है, कोयलिंग को खोल दिया, कोयलिंग कर दी है, तो फिर क्या हो गया? तो ये वापस क्या करेगा? वापस अगर उससे जुड़ने की संभावना रहती है तो फिर उसको और खोलने का काम कौन करता है? ये हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग एंजाइम जो प्रोटीन होता है ये काम करता है। आगे देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। टीआरएनए की डायमेंशनल थ्योरी जो स्ट्रक्चर होती है, जो द्विविमीय संरचना होती है, किसकी? टीआरएनए की। टीआरएनए की जो द्विविमीय संरचना होती है वो क्लोवर लीफ के समान होती है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, टीआरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो होता है वो द्विविमीय होता है, क्लोवर लीफ के समान होती है। ये कथन सत्य है। कथन दूसरा, टीआरएनए की त्रिविमीय टीडीएस जो स्ट्रक्चर होती है, 3D जो स्ट्रक्चर होती है जिसको टीडीएस स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहां से ये फर्स्ट ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आया था और इस बार आपके पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस स्ट्रक्चर जो होती है अंग्रेजी वर्णमाला के एल आकार के समान होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के एल आकार के समान होती है। यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है। कथन एक और कथन दोनों, कथन एक और कथन दो दोनों क्या है? आपस में सही है।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन आपके 39, 10 क्वेश्चन बचे हैं, अभी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने एक पेज भी आपको शेयर किया है, आपको एक पेज भी मैंने शेयर किया है टेलीग्राम के ऊपर यहां से। और अभी सेकंड ग्रेड वाले पेपर में यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन था उसको समझना। ये ग्रेजुएशन की बुक से बनाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है कि जब राइबोसोम एमआरएनए में समापन कोडोन से मिलता है तो ट्रांसलेशन के समय मोचन कारक समापन कोडोन से जुड़ता है। बिल्कुल यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो समापन कोडोन से जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, उसमें ऑप्शन आपके था मोचन कारक। तो ये कथन सही है कि जब राइबोसोम एमआरएनए में समापन कोडोन से मिलता है तो ट्रांसलेशन के समय मोचन कारक समापन कोडोन से जुड़ता है, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक में मोचन कारक RF1 दो होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो मोचन कारक होते हैं वो RF1 होता है और एक RF2 होता है। दोनों के अलग अलग काम होते हैं। अब दोनों के अलग अलग काम है तो फिर आप प्रोकैरियोटिक के अंदर RF1 और RF2 को याद कर लेना, दोनों का वर्क पूछा जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिक में मोचन कारक RF1 कोडोन UAA जो कूट आपका होता है वो UAA या UAG की पहचान करते हैं, तथा RF2 समापन कोडोन UAA और UGA की पहचान करता है। तो इसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो समापन कोडोन कौन से होते हैं, UAA और UGA की पहचान करते हैं, तो RF2 करता है। RF1 क्या करेगा, जो आपके UAA और UAG की पहचान करता है। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखना। ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक में एक ही मोचक कारक RF होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर दो मोचक कारक होते हैं, एक होता है RF1 और एक होता है RF2, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर केवल एक ही मोचक कारक होता है जो कि समापन कोडोन की पहचान करता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन की श्रृंखला के समापन के समय एक एंजाइम काम में आता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पॉलीपेप्टाइड। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मोचन को उत्प्रेरित करता है, ये भी कथन सही है। तो ये चारों कथन है, 4 ही क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। तो 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 कथन हो गए, और इसमें आपकी ये चारों ही कथन स्टेटमेंट है वो सही है। तो 1 2 3 4 ये चारों ही क्या है, सही है। लिख लेना कॉपी में, इस पूरे नोट को, इस पूरे क्वेश्चन को नोट्स के अंदर ऐड कर देना, काम आएगा। आगे देखो, फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के समय श्रृंखला दीर्घीकरण, जिसको इलोंगेशन कहते हैं, के समय निम्न में से कौन सा कारक है जो अमीनो एसिड टीआरएनए का 80S राइबोसोम के ए साइट पर एमआरएनए के साथ बंधन करने में सहायक होता है। यह भी ग्रेजुएशन की बुक से लिया गया है, 11th 12th में नहीं मिलेगा, जहां से भी कोचिंग कर रहे हो वहां से भी नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो इसमें से यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के समय श्रृंखला दीर्घीकरण मतलब 3 भाग होते हैं, उसमें श्रृंखला इलोंगेशन या चेन इलोंगेशन के दौरान निम्न में से कौन सा कारक है अमीनो एसिड टीआरएनए का 80S राइबोसोम के ए साइट पर एमआरएनए के साथ बंधन करने में सहायक होता है। तो इसमें से अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें से कौन सा होता है, EF1 जो होता है, कौन सा, EF1 जो होता है वो आपके क्या करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए के 80S के राइबोसोम के ए साइट पर एमआरएनए के बंधन को क्या करता है, बंधन करने में, उसको बॉन्डिंग करने में क्या होता है, सहायक होता है EF1। याद कर लेना, वैसे मैंने पेज डाल रखा है, नहीं मिले तो मेरे को मैसेज कर देना, ये दोनों क्वेश्चंस की पेज भेज दूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर आगे देखो, 42 नंबर का क्वेश्चन है, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि मियोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मियोसिस में गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन 1 बार और विभाजन 2 बार होता है। मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन कितनी बार होता है, द्विगुणन 1 बार होता है, तथा विभाजन कितने बार होता है, 2 बार होता है। ये कथन बिल्कुल सही है।
मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना द्वारा दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन विनिमय होता है। बिल्कुल सही है। कौन सी अवस्था के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है? वो आपके पैकाइटिन के अंदर होती है। कौन सी अवस्था के अंदर होती है? पैकाइटिन अवस्था के अंदर होती है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम भाग लेता है? रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है। मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। सही बात है क्या ये? मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है। कहां पे होता है? एनाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड के अंदर होता है, फर्स्ट के अंदर नहीं होता है। एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था मतलब प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज जो आपकी लेप्टोटिन होती है उसमें गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। गुलदस्ते की तरह या फिर मणिकाकार मतलब माला के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होगा 1 2 3, 3 तो सही हो ही नहीं सकता। यहाँ 3 है तो ये सही हो नहीं सकता। यहाँ 3 है तो ये सही हो नहीं सकता। 1 और 2 और 4 मतलब सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके राइट बैठेगा। डिवीजन की सारी स्टेज याद होगी। अब जब आपके पास पेपर प्रिंट आउट करके ये करो ना तो ये सारी चीजें आप लिख देना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए तो पेपर दिया है, इसीलिए तो आपके सामने ऐसा पेपर आता है ताकि एक टॉपिक को पढ़ो जो टॉपिक पूरा बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। अगला टॉपिक आप देखना, आपके ह्यूमन हेल्थ पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और जेनेटिक्स आपका क्लियर है क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ सारी चीजें डाल दी है। बड़े बड़े क्वेश्चन डाले हैं, इसका मतलब यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। चलो यहां से ये फिजिक्स स्टार्ट होती है तो फिजिक्स अपने काम की नहीं है। चलो आगे देखो कहां पे है। ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मैंने आपको करवा दिया है। केमिस्ट्री का मैंने आपको करवा दिया है। टीचिंग मेथड का भी मैं कोशिश करूंगा आपको करवा दूंगा। टीचिंग मेथड में तो वैसे करवाना ही है क्योंकि करवाएंगे ही करवाएंगे। चलो और कुछ है क्या इधर? यहां होना चाहिए एक आधा क्वेश्चन। चलो ये पढ़ा, ये देखो 121 क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 121 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले कहां होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की यार, दोहरी नहीं होती है। एकल मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल पहला ही गलत दिख रहा है। गोल्जी उपकरण से मुकुलित होते हैं और जिनके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये बाकी वाली बात तो ठीक है लेकिन यहां पर लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लीदार नलिकाओं का जाल होता है जो परिवहन का काम करेगा, संश्लेषण का काम करेगा और स्त्रावण का भी कार्य करती है। ये कथन बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट दो झिल्लियों से घिरे रहते हैं। इनमें वर्णक नहीं होते हैं परंतु अपना डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण की यांत्रिकी होती है। मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट किसके अंदर होता है? ठीक है, दो झिल्लियां होती है, सही है, और वर्णक नहीं होता है, सही है, परंतु इसमें अपना डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण कार्य नहीं होती है। ये भी कथन सही है। तो ये भी कथन सही है। स्पिरोसोम एकल झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं और उनका संबंध लिपिड संश्लेषण, ये पादप कोशिकाओं के अंदर स्पिरोसोम पाया जाता है, ये लिपिड संश्लेषण और भंडारण में सहायक होता है। ये भी कथन सही है। तो पहला कथन बिल्कुल पहला ही गलत दिख गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर देखो, अब ये भी क्वेश्चन मैंने ग्रेजुएशन से लिया है। ग्रेजुएशन की बुक में इसको अच्छे से दे रखा है कि जो माइक्रो ट्यूब्स होती है उसकी सामान्यतः एक्सोमिनल स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये याद कर लेना सीधा कि एकल के अंदर की स्थित माइक्रो ट्यूब्स के युग्मन के साथ में परिधि पर अरीय विन्यासत डबलेट की 6 युग्मन होते हैं। उसमें जो उसकी परिधि होती है उस परिधि के ऊपर 6 डबलेट्स होते हैं, वो विन्यासित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, बढ़िया है। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, उसके ऊपर विचार करना है। अभी कथन ए क्या कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की संख्या प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक होती है। यूकैरियोटिक में डीएनए प्रोकैरियोटिक की तुलना में अधिक होता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं?
जटिल होते हैं। बिल्कुल सही है कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की तुलना में क्या होते हैं, इनमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इनमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं या फिर जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। किसमें, यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि कथन जो है वो भी सही है, कारण भी सही है, और कारण है वो कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। तो यह कथन और कारण दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इनके पास क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है, इनके पास स्वयं का डीएनए होता है। और ये क्या है, ऑटोसेमिनोमस ऑर्गन होते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग होते हैं। ये अर्ध स्वायत्त शासी अंग होते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, पूर्ववर्ती जो अंग है उनमें विभाजन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अर्ध स्वायत्त शासी अंग होते हैं, बिल्कुल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं। पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का क्या होता है, अभाव होता है। तो यहां पर आप अगर बात करते हो, यहां पर अगर आप बात करते हो कि यहां पर देखो पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं, उनमें डीएनए होता है। बिल्कुल मैंने यहां लिखा है कि स्वयं और स्वयं का क्या होता है, दोनों के अंदर डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। डीएनए के अंदर प्रोटीन संश्लेषण और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन संश्लेषण, इन दोनों का अभाव नहीं होता है। तो यहां पर ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो क्या है, गलत है। दो कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके राइट बैठ जाएगा। उसके बाद देखो यहां भी ये आपके क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत, अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणों का संग्रह, अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणों का संग्रह नहीं होता है। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणों का नहीं होता है। इसके अंदर किसका संग्रहण होता है, लिपिड का संग्रहण होता है। किसका होता है, लिपिड का संग्रहण होता है। फिर इलियोप्लास्ट तेलों और वसाओं का संग्रहण होता है। नहीं, उसमें लिपिड का नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि स्टार्च का संग्रहण, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च कह सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च का संग्रहण होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। इलियोप्लास्ट के अंदर तेल और लिपिड का संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो क्लोरोफिल के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कहां पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन कणों का जो संग्रह होता है वो कहां होता है, एलुरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहां होता है, एलुरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहां होता है, एलुरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन कणों का संग्रह होता है। आगे देखो, आगे है उन पदार्थों की पहचान कीजिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक आप कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर या जो डाइसैकेराइड होते हैं वो, या फिर जिनके पॉलीसैकेराइड होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। तो यहां पर ये जो एक इनुलिन है ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये किसका होता है, ये फ्रक्टोज का 1,2 क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये इनुलिन हो जाएगा। फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहां पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन है नहीं, लेसिथिन भी नहीं है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है लेकिन इसके अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। इंसुलिन क्या होता है, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इनुलिन एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो फ्रक्टोज का बहुलक होता है, फ्रक्टोज का बहुलक होता है। चलो आगे देखो, इतना शानदार तरीके से मेरे हिसाब से सॉल्यूशन शायद ही कोई करवाए, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, मेहनत लगती है इसमें, मेहनत के बिना नहीं होता। सूची 1 में, सूची 2 में अर्धस्तरीय विभाजन की अवस्थाओं में सूची 2 के उनके विशिष्ट लक्षणों से मिलान कीजिए और सही कूट का प्रयोग कीजिए। अब ये सेल डिवीजन का एक और क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पैकाइटिन अवस्था। अब पैकाइटिन के अंदर आपने देखा होगा क्या होता है,
किसमें डी ऑप्शन नहीं हो सकता? किसमें? किसकी बात कर रहे हो? रवीना मनारिया, किसकी बात कर रहे हो? इसमें नहीं नहीं, लेसिथिन, लेसिथिन एक वसा होती, फैट होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है, कार्बोहाइड्रेट है, और यहां पर इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। तो यहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच में बनता है, दो या दो से अधिक के बीच में। इंसुलिन प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना? वो सही है, ए नंबर का सही है, बिल्कुल सही है वो। चलो आगे देखो, यहां पर आप देखो पैकाइटिन अवस्था दी गई है। अब पैकाइटिन अवस्था में आप देखोगे तो पैकाइटिन अवस्था के अंदर क्या होता है? पैकाइटिन में आपने देखा कि क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन में। ये जीन विनी में पड़ा है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। रिकॉम्बिनेट एंजाइम यहां पर भाग लेता है, और यहां पर रिकॉम्बिनेट एंजाइम भाग लेता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें समजात गुणसूत्रों के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट के ऊपर जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहां पर 3 और 4। फिर डाइकाइनेंसिस, डाइकाइनेंसिस के अंदर क्या होता है? कियाज्मेटा का क्या होता है? कियाज्मेटा का उपांति भवन होता है। क्या होता है? टर्मिनाइजेशन होता है, उपांति भवन होता है। किसका होगा? कियाज्मेटा का होता है। कियाज्मेटा का उपांति भवन होता है, तो डाइकाइनेसिस में कियाज्मेटा का समापन होता है। जाइगोटिन के अंदर समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है, और समजात गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? सिनेप्सिस कहते हो। क्या कहते हो? सिनेप्सिस कहते हो। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहां होती है? जाइगोटिन के अंदर होती है। और आप क्या कहोगे कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो भी कहां बनता है? जाइगोटिन के अंदर बनता है। जाइगोटिन के अंदर बनता है, तो ये जाइगोटिन के क्या हो जाएगा? जाइगोटिन कहां गया? पहला, मतलब 3 4, उसके बाद में 2 1, 3 4 2 1। कहीं आपको दिख रहा है 3 4 2 1 तो लगा दो। ये 3, ये 4, ये 2, ये 1, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इधर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना कहां होती है? पैकाइटिन के अंदर होती है। कहां पर होती है? पैकाइटिन के अंदर होती है। सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन की प्रक्रिया, समजात गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है वो कहां पर होता है? जाइगोटिन के अंदर होता है। कहां पर होता है? जाइगोटिन के अंदर होता है। कियाज्मेटा का जो अंत होता है, कियाज्मेटा का अंत मतलब इसका उपांति भवन, टर्मिनाइजेशन होता है, कहां पर होता है? डाइकाइनेंसिस के अंदर होता है। और अगला है केंद्रिका का अदृश्य होना। जहां पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जहां पे खत्म होगी वहां पर केंद्रिका लुप्त हो जाती है, तो वो भी कहां पर होता है? डाइकाइनेसिस के अंदर आएगा। तो यहां पर क्रम क्या होता है? लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले लैप्टोटिन है नहीं, तो पैकाइटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेसिस। तो आपके क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना? केंद्रिका का अदृश्य बाद में हो जाएगा, और ये हो जाएगा कियाज्मेटा का अंत। 1 2 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहां राइट हो जाएगा। आगे देखो अगला है क्या क्वेश्चन? कुछ एक क्वेश्चन और बचा है, इस एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आपकी बायोलॉजी का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन कहां पूछा था? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके? ईआर के फंक्शंस दिए हुए हैं, कार्य दिए गए हैं। एक लिपिड संश्लेषण, एक स्टेरॉइड संश्लेषण, एक प्रोटीन सिंथेसिस और एक निराविषीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके बाद में है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखना यहां पर पूछा है कि चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका जो आपकी SER होती है, तो इसके दो भाग होता है, एक होता है RER और दूसरा होता है SER। ये RER क्या करती है? इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम होंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। लेकिन आपका जो ये
RER होता है, RER नहीं SER होता है। ये एक तो किसका निर्माण करेगा, आपके लिपिड का संश्लेषण करेगा, उसके बाद में किसका करेगा, उसके बाद में आप कहते हो कि स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। ये किसका करती है, स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। तीसरा आपके किसका करती है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण नहीं करती है, ये ग्लाइकोजन का उपापचय करती है। उपापचय का मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिसको कहते हैं। और एक आपका बच गया निराविषीकरण या फिर डिटॉक्सिफिकेशन कहते हो। निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन ये 4 फंक्शंस होते हैं। तो लिपिड संश्लेषण SCR का है, स्टेरॉइड संश्लेषण SCR का है, और उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण ये RER का होता है। ये RER का होता है। निराविषीकरण, निराविषीकरण किसका होता है, ये भी SCR का होता है और ये भी होता है। तो तीसरा नहीं होना चाहिए। 1 2 3, 3 नहीं होना चाहिए। 1 2 4 5 यही राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 5, 5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। रवीना मैनारिया, मैंने आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, मैंने पूरा वीडियो लाइव देखा। बिल्कुल आप अच्छे से लाइव से पूरा वीडियो देखोगे तो आपका मतलब पेंडिंग नहीं रहेगा। नहीं तो बाद में तो चलो देख लेते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, एग्जाम भी आ जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन लाइव वीडियो देखोगे तो आपके खुद की सुविधा रहेगी, आप उसमें अच्छे से उसको देख पाओगे। तो आज का ये बायोलॉजी का सॉल्यूशन यहीं खत्म होता है। कोशिश करूंगा कि शाम तक टीचिंग मेथड का भी सॉल्यूशन डाल दूं और आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवा दिया है। फिजिक्स का सॉल्यूशन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अपने पास में जो सर पेपर दे रहे हैं वो यहाँ है नहीं, और वो पेपर उदयपुर से भेजते हैं। तो कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड में आपको पिछड़ने नहीं देंगे। बाकी जो है वो अच्छे से करेंगे। अब 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 क्या 2 घंटे हो गए, अगर 2 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ है तो बहुत अच्छे से हुआ है। बाकी अगले जो टेस्ट है उसके वीडियो सॉल्यूशन के लिए ऑफलाइन वालों को भी ऐड कर दिया जाएगा, आज 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। तो निश्चित रूप से जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो आपका टीचिंग मेथड वाला है उसको डालना देंगे जल्दी ही, ठीक है। चलो।